अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। जिस तरह हफ्तावार हमारा एक सिलसिला चल रहा है, जिसमें हम एक लाइव सेशन करते हैं डॉक्टर साहब के साथ, और जिसमें हम डेयरी फार्मिंग के रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। और पिछले 3-4 सेशंस जो हमारे गुजर चुके हैं वो भी इसी रिलेटेड थे कि भैंसों की ख़रीदारी कैसे की जाए, और जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। और आइंदा भी कभी किसी टॉपिक में कोई जगह हमसे अगर मिस हो गई है और हमें ना आई तो इंशाल्लाह वो भी कवर करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है भैंसों की, या जो डेयरी एनिमल्स स्पेशली भैंसों पे हम कवर कर रहे हैं फ़िलहाल। तो उसकी जब भैंस एक ये फार्मर ख़रीद के ले आए, उसके बाद उसकी ग़िज़ाई ज़रूरतें क्या होती हैं, किन चीज़ों को उसने देखना होगा और किस तरह उसको आगे इसकी तरफ तवज्जो देनी होगी। तो इस टॉपिक के ऊपर आज हमारी बात होगी। अगेन ये टॉपिक भी शायद 2-3 सेशन पे भी चला जाए, शायद इस सेशन में कंप्लीट हो जाए। लेकिन जहाँ तक हुआ तो वहाँ तक हम करेंगे, उसके बाद अगला पार्ट फिर हम अगले हफ़्ते फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? सेहत ठीक है आपकी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। जी डॉक्टर साहब जिस तरह आपको इसका तो पता चल गया था कि हमने पिछले 3 सेशंस में तो भैंसों की खरीदारी कवर कर ली थी काफ़ी हद तक। अब जब मसला आता है वो ये होता है कि जब नया फार्मर होता है, जब वो भैंस खरीद के ले आता है, तो उसके बाद फीडिंग में काफ़ी मसाइल आ रहे होते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, लास्ट सेशन जो है ना, जो हमारा तकरीबन आप कहते हैं क्लोज हो गया, उसमें एक क्वेश्चन ना मुझे मेरे बहुत से दोस्तों ने भेजा। बस वो थोड़ा सा उसको ऐड कर लें, उसका ठीक है, डिटेल बता लें तो फिर आगे इसकी तरफ चलते हैं। ठीक है। जब आप मंडियों में जाते हैं ना जी, तो मुझे अमूमन दोस्तों ने सवाल किया, उन्होंने कहा जी हाथ पे हाथ होता है और ऊपर कपड़ा डाल के सौदा हो रहा होता है। सर वो क्या होता है? बिलमून मंडियों में आप जाते हैं ना जी, सौदा हो रहा होता है तो वो जो बंदा बेच रहा होता है, लेने वाले आपके साथ भी कोई बंदा लगा हुआ होता है, वो उसका हाथ पकड़ लेता है और ऊपर वो कपड़ा दे लेते हैं। तो उसके लिए बड़ी क्लियर बात ये है कि जी वो आपके बेनिफिट का कोई सौदा नहीं हो रहा होता। बेसिकली वो अपनी कमीशन दोनों पार्टियां तय कर रही होती हैं। एक पार्टी कह रही होती है कि इस बंदे से ये जानवर मैं इसे दिलवा दूंगा, लेकिन मेरा बीच में हिस्सा कितना है। दूसरा कहता है तेरा इतना हिस्सा है। वो जो ऊंची ऊंची बोलने लग पड़ते हैं, नहीं सोचना भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। वो असल में बॉटम लाइन, उन्हें किसी चीज की कोई दे डैम केयर। जानवर आपने खरीदना है, आप पास खड़े हुए हैं, आपसे ही वो बात सामने से वो छुपाई जा रही होती है। उनको इस चीज की कोई फिक्र नहीं है, जानवर कितने का कोई बेच रहा है, कोई कितने का लेगा। वो अपना कमीशन तय कर रहे होते हैं, मुझे कितने देगा, कुक्कड़ तेरे काबू कर दूंगा, मेरा हिस्सा कितना है बस इतना मुझे बताओ। वो हाथ के नीचे वो उंगलियों के जो इशारे होते हैं उनसे वो अपना कमीशन तय कर रहे होते हैं। और हम लोग साइड पे खड़े हुए खुश हो रहे होते हैं कि हमारे मुनाफे के लिए और हमारे बेनिफिट के लिए अगला जंग कर रहा है। ये बड़ा आम सा सवाल था, मुझे अक्सर दोस्त पूछते थे जी ये क्या होता है। वो आप बिक रहे होते हैं, अब कितने रकम में आप बिकते हैं वो अब आपके नसीब होते हैं। तो ये मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहली बात तो ये है कि जानवर जब भी आप कहीं से खरीदते हैं तो जानवर पे, अब आपके सवाल की तरफ आते हैं कि आप जानवर खरीदते हैं तो वो जानवर आप किस एरिया, आप एरिया से लेते हैं, आपने मंडी से लेना है या जिस तरह भी है। अच्छा, अगर तो आपने 2-3 दफा मिल्किंग करवा के लिया, फिर तो आपकी जो सिर्फ एक चीज होती है कि जानवर ने जब लोड होके ट्रांसपोर्टेशन होनी है, नई जगह पे जाना है, वहां पे जो स्ट्रेस आना है। टाई स्टॉल और फ्री स्टॉल बार्न, टाई स्टॉल बार्न जहाँ पे जानवर बंधे रहते हैं और जहाँ पे खुले छूटते हैं, दोनों के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। आइडियल तो ये होता है कि जो नया जानवर है उसे कम से कम 20 से 25 दिन नए दूसरे पुराने जानवरों से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए पूरा एक सिस्टम वजह किया जाए। 20 से 25 दिन का टाइम लगाया जाए कि वो उस हर्ड के आदी हो जाए और हर्ड के जो एनिमल्स हैं वो उसके आदी हो जाए। अदरवाइज एक्सीडेंट की रेशो बहुत ज्यादा होती है। नया जानवर जो होता है वो पहले ही सफर करके आता है, नई जगह पे आता है, उसके ऊपर स्ट्रेस पहले ही बहुत ज्यादा होता है। वो स्ट्रेस उसके शिफ्ट होते जाते हैं, फीडिंग उसकी गिरती है, फीडिंग गिरती है, प्रोडक्शन गिरती है, प्रोडक्शन गिरती है। तो बिलअमूम लोग कहते हैं जी हमें फलाने बंदे ने लूट लिया। तो बेचारे का लूटने का बेचारे का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। यहाँ पे जानवर ने सफर किया होता है, वो थकान आके खुराक नहीं पूरी खा पाता, जानवरों से अडॉप्टेबिलिटी नहीं बनती। इस सारे सिस्टम को 15 से 20 दिन लगाने चाहिए नए जानवर को अपने हर्ड का एक्सपोजर देने से पहले। उसी टाइम में आप वैक्सीन भी कर सकते हैं, उसी टाइम में डिवर्मिंग भी कर सकते हैं, जो टाइम है वो 15-20 दिन को आप कंसीडर करें। हमारे यहाँ 99.9% लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमने अगले घर से जानवर लिया है, आज लोड करवाया, सुबह पहुंचा, अगले दिन शाम को सारा गांव सारे रिश्तेदार आके बैठे होते हैं, देखें जी क्या लेके आया है।
शाम को वो जानवर बेचारा सफर किया हुआ है, थका हुआ है, वो आके दूध देने लगता है, दूध नहीं, देखा तुझे फलाने ने ठग लिया। 99% लोग इस पे ही दिल छोड़ के बैठ जाते हैं, हमें तो ठगा गया है, हमें तो फलाने बंदे ने ठग लिया है, अब जी हम क्या कर सकते हैं। अब वो जानवर जो है वो अच्छा है या बुरा है, उनके दिल में एक दफा बात आ गई कि हम लोगों के साथ एक दफा धोखा हो चुका है मुकम्मल तौर पे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। 90% चांसेस के अंदर तो जानवर की मैनेजमेंट ही नहीं कवर हो पाती, उस बेचारे को नई फीड की अडॉप्टेबिलिटी नहीं मिलती। नंबर दो, हर्ड की साइंस हो रहा है। मैं बार बार कहूंगा, मैं 2 या 3 जानवरों की बात नहीं करता, उनकी साइंस और होती है। हर्ड की साइंस की बात है, हर्ड की साइंस बिल्कुल और है। जो जानवर 14 लीटर कहीं से भी मिल्किंग करवाता ले आएंगे, जब आप अगर उसको एक्सपोजर फौरी तौर पे जानवरों को दे देंगे, वो हर्ड में आके 9 से 10 लीटर 11 लीटर पे चला जाएगा, उससे परफॉर्म किया ही नहीं जाएगा इससे ऊपर। और इसी टाइम में उसका जो है लैक्टेशन पीरियड जो है वो मेच्योरिटी की तरफ जाता जाएगा, और जानवर तकरीबन 3-4 माह के टाइम के अंदर अडॉप्टेबिलिटी बनाएगा, लेकिन प्रोडक्शन की पीक वो नहीं रहेगी। दूसरी बात ये होती है कि अगर 2 या 3 जानवरों वाला बंदा तो अलग बांध भी लेता है, उसका कभी मुंह पकड़ रहा है, कभी ये कर रहा है। हर्ड के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। हर्ड में आपने फीडिंग जो है उसको मैक्सिमम मेक करना होता है कि जानवर की फीड को इतना एफिशिएंट बनाया जाए, वो जो कुछ है वो ले ले। ये मसालों का सिस्टम, ये दिस वन दैट वन, ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। ओरल जो थेरेपीज होती हैं, इनको इस्तेमाल होता है जब जानवर बीमार हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। इसे आप रूटीन में नहीं अडॉप्ट कर सकते। मैं आज तक नहीं समझ पाया लोग क्यों इस पे इतना डिपेंडेंट है। लोगों का पहला क्वेश्चन है कि मसाला कौन सा देते हैं। कोई मसाले की मिथ नहीं है, कोई साइंस नहीं है, कोई उसमें इतनी बड़ी साइंस नहीं होती। हर्ड, आपने रूमन का एनवायरनमेंट कैसे मेंटेन रखना है, ये इटसेल्फ एक बुरी साइंस है। इसको जो बंदा समझ गया वो इस चीज को लेके चल पड़ता होता है। अच्छा डॉक्टर बात साहब, आ जैसे गई बड़े प्रोडक्ट जानवरों की। अब मैंने आपको बताया कि डिवर्मिंग भी कर दीजिए उसी 20 दिन के अंदर के पहले दिन सारे जानवर बांध के या किसी तरह जानवरों में 5 मिनट के लिए पास खड़े होकर जानवर को एक्सपोजर दें। अगले दिन वो 15 मिनट का करें, अगले दिन वो आधे घंटे का करें। जो भी टाइम एक्सपेंड जानवर आदि होते जाएंगे तो नए जानवर की अडॉप्टेबिलिटी बनती जाएगी। नहीं होगा तो वही जी वही काम होता है। मेरे साथ भी कई दफा ये चीजें हो गई हैं। इवन 20 दिन का टाइम दे के भी एक जानवर नया है, वो सारे जानवरों से डर रहा होता है, जानवर फिर भागते दौड़ते हैं, एक्सीडेंट होता है, कभी पिछले की हड्डी टूट जाती है, कभी कुछ हो जाता है। बड़े एक्सीडेंट्स इस किस्म के फिर सामने आते हैं अगर आप एक्सपोजर प्रॉपर नहीं दे पाते। सो आपको 20 दिन का टाइम देना चाहिए। 20 दिन के टाइम के अंदर वैक्सीन करनी है, 20 दिन का टाइम में जानवर की डिवर्मिंग करनी है, 20 दिन का टाइम में जानवर को अपने हर्ड की जो आपकी फीडिंग पैटर्न्स हैं उसकी अडॉप्टेबिलिटी बनानी है। और उसी टाइम के अंदर आपने जो वंडा ऑफर हेलो। जी सॉरी, मेरा सिग्नल था। ये शायद बीच पे शायद सिग्नल्स का इशू आ गया हो। तो डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है आपसे। ये एक नॉर्मल एक कंसेप्शन है, जब भैंस ताज़ी सूई हुई आती है, अक्सर मंडियों से लोग कच्ची सूई भैंस लेकर आते हैं, तो वो लोग कोई वंडा शंडा नहीं डाल रहे होते, सिर्फ पट्ठे डाल रहे होते, कहते कच्ची सूई हुई है तो इसको वंडा नहीं दिखाना। तो ये मिथ कब कहाँ तक ठीक है, और उस टाइम क्या करना चाहिए? जो बिल्कुल कच्ची सूई भैंस आती है उसको वंडा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? अगर देना है तो कितना देना है, और क्या करना है, उसका क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए?
लगता है सिग्नल्स के थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे हैं। कोई भाई अगर देख रहा है तो कमेंट से बता दे आवाज कहाँ से ड्रॉप हो रही है। जी आवाज आई? जी अब आ रही है। क्वेश्चन मेरा अगेन हाँ वही है, वो बीच में शायद कट गई थी आवाज, कि जो नई हाँ जी। भैंस आती कच्ची सुई हुई जिसको कहते हैं, और लोग अक्सर उसको वंडा नहीं हाँ डाल जी, रहे वो मैं उसको। जी इनिशियली पहले 10 दिन तो रिकमेंडेड ये होता है कि जानवर को हाई एनर्जी कांटेक्ट जो है जिसके अंदर ये जिसमें ये जो काढ़े कूड़े नहीं लोग कहते गुड़ दे दें, ये दे दें, ये सब हाई एनर्जी से रिलेटेड है। गुलकान दे दो, फलान दे दो, घी दे दो, ये हाई एनर्जी रिलेटेड है। वंडा जानवर का बिल्कुल भी नहीं बंद करना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाना चाहिए। सूने के बाद पहले 3 दिन जानवर को हाई एनर्जी कंटेंट की बहुत जरूरत होती है। विटामिन A D3 का इंजेक्शन, विटामिन A D जो है उसका इंजेक्शन लाजमी लगाएं। जो ही जानवर सूता है उसको 10-15 cc वो दें। जानवर को बिलअमूम जो है वो नमक नमक उसके मुंह में अगर आप नहीं मार सकते तो जो पानी नीम गर्म पिलाएंगे उसके अंदर नमक डाल के दें। बहुत शदीद जरूरत होती है नमक की जानवर को इस टाइम पे। डिहाइड्रेट होता है पार्चुरेशन के बाद जानवर। मंडियों के जो डाके होते हैं, मंडियों के डाकों के बाद फिर जानवर का जिस तरह आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करके एक्सर्शन में चले जाते हैं, थक जाते हैं, ये सब चीजें जो हैं इनको कवर करना है। हाई एनर्जी जो भी है फीडिंग स्टफ उसमें हाई एनर्जी में आप कोई भी घी देंगे, गुलकंद देंगे, गुड़ देंगे, आप कोई भी ऐसी चीजें देंगे, ये चीजें हाईली रिकमेंडेड है जानवरों के लिए, उनको देनी चाहिए, बहुत जरूरी है। जो जो देते जाएंगे जानवर स्टेबल होता जाएगा। चीनी का इस्तेमाल बाज लोग करते हैं, वो भी अगेन हाई एनर्जी सबसे ज्यादा स्पीड पे एनर्जी को बूस्ट करती है, चीनी का इस्तेमाल होना चाहिए। सो गुड़, चीनी, गुलकंद, ये सब चीजें, नमक, इन सबको इकट्ठा एक रेशो में बना लें और जानवर को दें, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। जानवर बहुत स्पीड से जो है वो फीडिंग की तरफ आएगा। सबसे प्राइमरी कोशिश होती है वनडे वगैरह से सबसे बढ़ के जानवर पेट भरना कितनी जल्दी शुरू करता है। जो जानवर जितनी जल्दी पार्चुरेशन के बाद, ट्रेवल के बाद, मंडी से आने के बाद, व्यापारी से आने के बाद जितनी जल्दी खुराक खाने लग पड़ेगा वो उतनी जल्दी पीक की तरफ जाएगा। आपका प्राइमरी टारगेट होना चाहिए कि आपने कितने मिनिमम टाइम के अंदर जानवर को हर्ड का एक्सपोजर दे के ट्रेन कर लिया है, और दूसरा कितने मिनिमम टाइम में आप जानवर को बिल्कुल अप टू दी मार्क वो पेट भर के खाने लग पड़ा है। वो पेट भर के खाना और पूरी तरह जिसे हम कहते हैं रजना जानवर का, वो इस चीज की अलामत होता है कि जानवर स्ट्रेस से बाहर आ गया है और अब जानवर अपनी पीक की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी कंसंट्रेट बंडा जिसे हम बोलते हैं वो बढ़ा के जानवर को पीक की तरफ लेके जाते हैं। और ये जितना मैंने आपको गुलकंद और ये चीजें बताई हैं हाई एनर्जी वाली चीजें जो हैं ये आप देंगे जानवर उतना ही जबरदस्त एफिशिएंसी में अपनी में आता जाएगा। नमक का इस्तेमाल जरूर करवाइए, चीनी का इस्तेमाल और नमक का कॉम्बिनेशन में करवाने से आपको कीटोसिस वगैरह की प्रॉब्लम जो है या टके तरीके का जो कीटोसिस है उसको हम कवर कर सकते होते हैं। भैंस के मामले में अमूमन जो मोटे जानवर हैं लोग कहते हैं जनाब ये साइलेज खाने वाला जानवर जो है दूध नहीं देता, बेसिकली वो कीटोसिस की तरफ चले जाते हैं परफॉर्मेंस जानवरों की, इसलिए वहां पे ओवर कंडीशन हो जाते हैं, कीटोसिस होता है, जानवर परफॉर्म नहीं पूरा कर पाता। तो इस चीज को प्रिवेंट हमें करना पड़ेगा, इस चीज को हमें प्रिवेंट करना चाहिए। और प्रिवेंट हम कहते हैं इसको प्रॉपर अपना हाई एनर्जी और सॉल्ट वगैरह से कम्बिनेशन देते तो जानवर स्टेबल हो जाता है। ये कुछ जरूरी चीजें हैं। जानवर जब आए उसको पैनाडॉल के 2-3 दिन एक एक पत्ता खिलाएं ताकि जानवर का थकान उतरे, उसके जिस्म की दर्द खत्म हो। और ये थकान उतरेगी तो जो ही थकान उतरेगी जानवर को भूख खुद ही महसूस होती जाएगी। तो बच्चे के पास ज्यादा एक्सपोजर दें ताकि जानवर का जो स्ट्रेस है वो अपने बच्चे के साथ जो है वो उसको थोड़ा सा उसको ओवरकम करके, जानवर हाईली पोसेसिव होते हैं बच्चों की तरफ, अपनों की तरफ, जितना वो अपने बच्चे के पास रहेंगे उतना ही ज्यादा जानवरों के अंदर उस जगह की अडॉप्टेबिलिटी स्पीड पे बनेगी। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज और सवाल था। नॉर्मली क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है और लोग सोशल मीडिया को देख रहे होते हैं, तो कोई बंदा चारे पे ग्रीन फोटो पे जोर लगा रहा होगा, कोई साइलेज पे जोर लगा रहा होगा, अच्छा कोई यानी कि वनडे के ऊपर जोर लगा रहा होगा, और जब फार्मर होता है नया फार्मर वो जब फीडिंग कर रहा होता है तो वो किस चीज को देखे, इकोनॉमिकल चारा
सिनेरियो को देख के, इकोनॉमिकल फीडिंग को देख के, या जिस तरह भी मिसाल साइलेज का होता है, अब साइलेज हमारे यहाँ तकरीबन अभी हमारे संजानी साइड पे तो 13.5 रुपए तक पड़ जाता है ना साइलेज, किलो लीटर 1 किलो 12 साढ़े 12 13 रुपए तक ना। तो अब अगर बंदा उस तरह की फीडिंग, अगर मैं ऑनलाइन के लेक्चर देखता हूँ तो लोग बताते हैं कि भाई 28 से 30 किलो साइलेज की फीडिंग होनी चाहिए। तो बंदा अगर इतनी फीडिंग करता है तो वो इकोनॉमिकल नहीं होती शहरों में रह के। तो फीडिंग कराते वक्त बंदे को कौन से पैरामीटर नजर रखने चाहिए जिस चीज को देख के वो फीडिंग कराए? साइलेज के बाबत मेरे सिग्नल का आज कोई इशू आ रहा है जी। अब आई आवाज? नो। हेलो, जी डॉक्टर साहब, आवाज आई है? जी जी अभी आ रही है। सिग्नल का कोई इशू आ रहा है जी, उसके लिए सॉरी है। अच्छा, साइलेज का मैं बता रहा था, तो वो इस टाइम जहाँ पे आवाज है मुझे जरा बता दीजिएगा। अच्छा, साइलेज का जी, आपका गालबन शायद पीटीसीएल का वाईफाई होगा ना, वो इस टाइम पे उसकी बैंडविड्थ पे काफी लोड होता है ना, शायद इस वजह से। जी, साइलेज के लिए मैं बता रहा था कि साइलेज जो लोग आप लोग जिन लोगों से खरीद रहे हैं, सबसे पहले तो वो साइलेज किस किस्म का और किस क्वालिटी का बना रहे हैं। हमारे यहाँ साइलेज के अंदर भी बहुत कुछ ही हो रहा है। अब मैं इस चीज़ को एक्सपोज करना है नहीं करना, बहरहाल बता देता हूँ। 2 ट्राले लोग डालते हैं जो ग्रेन वाला छल्ली का, और एक ट्राला कड़ब हम बोलते हैं जिसका मेज उतार, वो छल्ली उतार ली जाती है, स्टोवर जिसे कहते हैं, मेज स्टोवर। साइलेज में भी मिक्सिंग है, और वो मिक्सिंग किस हद तक होती है ये किसी बंदे को कुछ नहीं पता। हमारे पास कोई लैब्स मेरे हिसाब में अवेलेबल नहीं है जहाँ पे आपको ये पता लग जाए कि कैम टू ग्रेन रेशो प्रॉपर है क्या, 14 to 16 या 20% तक ग्रेन है इस साइलेज के अंदर। मेरा ख्याल है ये इवेल्युएट करना बहुत मुश्किल है, ऐसी कोई स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स हमारे पास शायद मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह है कि साइलेज के अंदर आप ड्राई मैटर के अगेंस्ट जब कैलकुलेशन करेंगे तो जो आप बाहर से साइलेज खरीदते हैं वो बहुत महंगा पड़ता है। किसी तरह भी साइलेज फीडिंग इकोनॉमिकल नहीं है। मैंने आज से कोई 2021 चल रहा है, 2015-16 के अंदर 10-10 हज़ार मन, 20-20 हज़ार मन खुद साइलेज बना के उसके अंदर मुख्तलिफ साइलेज के रिजीम्स चलाए थे। उसके अंदर मैंने फ्रूट्स के पील भी इस्तेमाल किए थे, एप्पल पील इस्तेमाल किया था, मैंगो यूज़ किया था, ऑरेंज यूज़ किया था, और बीट पल्प इस्तेमाल किया था। फिर जो मकई का साइलेज, फिर कड़ब हम बोलते हैं उसका साइलेज। एट द एंड सारी कंक्लूजन मेरा तो ये नतीजा निकला था, जहाँ पे आपको ग्रीन पाउडर अवेलेबल है और अगर आपके इर्द गिर्द कोई मंडी का सिस्टम है तो वो सबसे इकोनॉमिकल काम है, साइलेज बहुत महंगा, ये वायबल नहीं है। मेरी मेरी कैलकुलेशन में हो सकता है मैं 100% गलत हूँ। साइलेज उन लोगों को वायबल हो सकता है जो लोग अपना ग्रो करते हैं, वो ग्रो करके पर एकड़ अपनी पूरी ऑप्टिमम 23 टन 24 टन तक एक एकड़ से प्रोडक्शन भी ले सकते हैं, और उसके अंदर उनके ग्रेन के ऊपर क्रॉप जो है वो कभी पंप भी नहीं होगी, उसके अंदर जर्मिनेशन के इश्यूज नहीं आएंगे। ये बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की जिन लोगों के काम है वो लोग ले सकते हैं। मेरे जैसा फार्मर या बहुत से मेरे जैसे और फार्मर साइलेज अपना बनाएंगे तो उनको वो इकोनॉमिकल नहीं पड़ता। हालांकि मैंने जितना साइलेज खरीदा था उसके अंदर मेरे पास पूरी क्रॉप कटी कटाई आती थी, सिर्फ उसको थ्रेशिंग करनी होती थी, मशीन से गुजारते थे हार्वेस्टर में से और डंप करना होता था। उसके अंदर भी इतनी कॉम्प्लिकेशन होती थी, किसी ट्राले में पानी लगा हुआ आ गया, किसी के अंदर वेट पूरा नहीं आया, किसी के अंदर कुछ हो गया, कोई निस्बतन अप टू दी मार्क स्टैंडर्ड के क्रॉप ही नहीं आती होती थी। जब हम वो सारी चीजें बीच में डालते थे तो हमारा वो लॉस बहुत ज्यादा बनता था। 20% तक वेट लॉस होता है अगर आप अपना साइलेज भी बनाते हैं तो 20% वेट लॉस वो है। उसके अलावा ये जो मोल्ड्स वगैरह लगने हैं ये नॉर्मल बात होती है।
ये 1 इंच 2 इंच 2.5 इंच तक लेयर को खराब करते हैं। ये मोल्ड जो है ये एडिशनल कॉस्ट आपको चार्ज करते हैं अगर आप अपना साइलेज बनाते हैं। बाहर से साइलेज लेते हैं तो खुशकिस्मती होगी अगर किसी को बिल्कुल कंप्लीट और एक नंबर क्रॉप का साइलेज मिल जाए, नहीं तो उसमें वो जिस तरह बाकी सब चीज़ों में हम जानवर पाल मवेशी पाल डेयरी फार्मर को अडल्ट्रेटेड चीज़ें मिलती हैं, साइलेज भी हमें 2 नंबर ही मिलता है, ये भी हमें 1 नंबर नहीं मिलता, ये कॉस्ट भी हम अपने ऊपर ही बेयर कर रहे हैं। डॉक्टर मेरी साहब आवाज इसमें आ एक रही? क्वेश्चन है आपसे, इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि जो जहाँ पे मिसाल ग्रीन फॉडर नहीं है, जैसे हमारे एरिया में ग्रीन फॉडर नहीं होता, हमें दूसरे शहरों से आता है और पूरा साल तकरीबन जो आता भी है वो कच्चा पटा आता है, मकई जो होती है वो कच्ची पानी वाली होती है सिवाय 2 महीनों के। तो ऐसे इलाके के फार्मर्स पर क्या करें? हमें तो साइलेज भी ये महंगा पड़ रहा फार्मर भी होता है, पटा भी महंगा पड़ रहा होता सिंपल एक काम करें, जो तूड़ी है उसका जो जितनी तूड़ी डालते हैं उसका 14% जो है ना 14% ग्रेन जो है उसका आटा बना के डाल दिया करें। बाकी फी जानवर 10 से 15 किलो ग्रीन फॉडर बहुत होता है। आप समझ लें कि आपने तूड़ी के साथ दाना लगा दिया, जब आप 14% उसके अंदर आटा डाल देंगे ना, ये एडिशनल है, ये मैं क्रॉप बता रहा हूँ फॉडर का रिप्लेसमेंट। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने वंडा बंद कर देना, वंडा आप बंद नहीं करेंगे, जो आपकी कॉन्सेंट्रेट देने की प्रैक्टिस है उसको वैसे चलाएं। ठीक है, अब इसके अंदर आप ग्रेन को ऐड करेंगे, चाहे आप मकई का ग्रेन 14% ऐड करें, चाहे आप उसका ग्रेन ऐड करें, गंदम का करें, लेकिन आपको कुछ ना कुछ ऐड करके उसको मैच्योर क्रॉप में कन्वर्ट करना होगा। मोटी रॉकेट साइंस जबकि साइंस ये है। पीक के जानवर जो हैं उनको आप चलें रॉकेट साइंस ये है, 3 किलो आटा जो है वो चाहे मकई का है चाहे गंदम का वो देने ऑफर एक्स्ट्रा करने लगता है। 15 किलो आप बीच में उसके अंदर ग्रीन पाउडर दें, वो ग्रीन पाउडर उसके रूमन इन्वायरमेंट को स्टेबल रखेगा। जो तूड़ी है वो ड्राई मैटर और फिलर कर देगी, और न्यूट्रिशन जो है वो आप अपना पूरा कर देंगे। आपने कभी भी सीपी जो है वो वनडे की नहीं देखनी। एट दी एंड जब आप तकरीब कंप्लीट राशन जो फीड कर रहे हैं, सीपी उसकी मैटर करती है। वो अगर आपकी पुअर क्वालिटी, वो आप 10% सीपी दे रहे हैं तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपका कंप्लीट राशन एक जानवर ने जो खाना है और उसके रूमन में जाना है और उसकी डाइजेस्टेबल ही होनी है, और अवेलेबल जो न्यूट्रिशन है वो मैटर करेंगे, और कोई चीज़ मैटर नहीं करेगी दूसरी तीसरी। तो आपको उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना होता है। तो न्यूट्रिशन का चैप्टर है, ये बड़ा लंबा चला जाएगा। अब मेरा ख्याल है मंडी से जानवर लाए हैं, उनको किस तरह करना है, इसको न्यूट्रिशन को भी फर्दर करते जाएंगे इंशाल्लाह। ये फिर आप मसलन एक हाइड के मुख्तलिफ आप सेगमेंट्स बनाएंगे, मिड लैक्टेशन, फ्रेश एनिमल, मिड लैक्टेशन, लेट लैक्टेशन, फिर आप ड्राई एनिमल, ये 4 सेगमेंटेशन होगी, चारों की लहदा फीडिंग होती है। तो फिर काफ्स आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, वो फिर एक लंबा, उसको फिर मेरा ख्याल है हम नेक्स्ट रख लें। बाकी देखते हैं है। जैसे मुझे कहते हैं। डॉक्टर साहब बेसिकली इस आज के सेशन का मकसद ये था कि समराइज किस्म का हमने देना था, क्योंकि अब माल तो खरीद लिया लोगों ने, तो वो आ भी गया आगे उसको पता चले जानना क्या। तो बेसिकली वो था हाँ डिटेल इनिशियली में जब जानवर इंडिविजुअली आता किसी है, मंथ। हाँ जी, जब जानवर ने आना है, आपने 20 दिन का आपके पास टाइम है। आपकी जो फीडिंग रिजीम चल रही है, आपने उसके अंदर जानवर को आदी करना है अपनी फीडिंग का, अपने हर्ड के एक्सपोजर का। आपके वो फर्स्ट 20 डेज उस पूरी लैक्टेशन के जिम्मेदार होते हैं, वो पहले 20 दिन। जितनी आप सिस्टमेटिक तरीके से जानवरों के साथ दूसरे जानवरों का एक्सपोजर देते जाएंगे, आप उस परसेंटेज को हाई करते जाएंगे। जितना उस एक्सपोजर को बुरी तरह करते जाएंगे, आप उस परसेंटेज को कम करते जाएंगे, उतनी आपकी प्रोडक्शन पीछे को जाती जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब एक आखिरी क्वेश्चन है आज के, उसके बाद इंशाल्लाह फिर ये टॉपिक है तो काफी बड़ा और इसमें काफी भी सवाल और भी हैं। जनरल अगर फार्म पे जानवर आगे, अब जो नॉर्मल एक पेट फार्मूला है ऑनलाइन वनडे कंपनी वालों का, जो आपके पास आते हैं वो कहते हैं जी भैंस का दूध है 2 किलो वंड के ऊपर 1 किलो वंडा है, 2 किलो दूध के ऊपर, सॉरी। तो ये क्या फार्मूला होना चाहिए? बंदे को क्या देना चाहिए? कितने सीपी का वंडा देना चाहिए? क्या चीज देखनी चाहिए वनडे को देते वक्त? अगेन बात वही आ गई है कि सिर्फ वनडे की तो बात ही नहीं है। वनडे ने जब व्हीट स्ट्रॉ तूड़ी से मिलना है, जिस फॉडर के साथ मिलना है, तो उसकी एक्यूमुलेटेड जो हम एवरेज आउट करेंगे, तो उसकी सीपी क्या आप कैलकुलेट करेंगे, ये डिपेंड करती है ना चीजें। वनडे की क्वालिटी क्या होगी? बात लोग मुझे कहते हैं जी 22% वंडा, 23% सीपी वाला वंडा। 23% सीपी वाले वंडे को अगर आप 3% या 2% सीपी वाली तूड़ी के साथ मिक्स करके देंगे, तो मेन कंट्रीब्यूशन तो तूड़ी का आ रहा है, जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कोई नहीं है। वो 23% सीपी वाला वंडा जब टोन होकर रोमन में जब जानवर के लिए अवेलेबल न्यूट्रिशन पे जाएगा, वो तो कहीं 10% पे रह जाएगा बेचारा। आप खुश हो रहे होंगे मैंने 23% सीपी वाला वंडा दिया हुआ है, आपने एनर्जी कितनी दी है।
प्रोटीन और एनर्जी को आप हमेशा कॉम्बिनेशन में देंगे। दोनों में से जिस चीज की अवेलेबिलिटी ज्यादा करेंगे, जानवरों की प्रेगनेंसी के इश्यूज आने लग पड़ेंगे, जानवरों के अंदर मल्टीपल किस्म के इश्यूज आने लग पड़ेंगे। आपने दोनों चीजों को बैलेंस करना है। प्रोटीन को आपने एनर्जी सप्लाई देनी है, लेकिन बैलेंस में देनी है। जहाँ पे हाई एनर्जी हाई प्रोटीन देंगे, हाई प्रोड्यूसर्स को ऐसे ही करना पड़ेगा, उनकी रिक्वायरमेंट ही ऐसी है। तो उसको आपने कैसे खेलना है, न्यूट्रिशन बिल्कुल गेम प्लान है, बिल्कुल गेम है, इसको खेलना है आपने। हर जानवर को आप देखते जाते हैं, फार्मूलेशन को देखते हैं और बड़ी क्विक रिस्पॉन्स पे चलना होता है, जहां पे फिट हो जाए। मोटी बात बता दूं, सबसे ज्यादा एनर्जी गंदम में है, उसके बाद मकई में है। डाइजेस्टेड मकई जो है वो निस्बतन सस्ती होती है गंदम की। गंदम की अमूमन रोटी आप लोग इस्तेमाल करते हैं। आपने भी पिछले दिनों लगाया हुआ था, बड़ी अच्छी स्कीम अपने कस्टमर के लिए निकाली थी कि हमसे चीजें ले जाएं और रोटियां अपने घर की दे जाएं। वो बेसिकली तो गंदम है जी, आटा है, और उसके ऊपर वो कुक्ड है। और वो जब भी रोटी देते हैं वो सस्ती बहुत पड़ती है, इकोनॉमिकल होती है, और एनर्जी और कंटेंट हाई होता है। इसीलिए रोटियां खिलाने वाले, जो रोटियां खाने वाला हर्ड होता है, वो दूध भी ज्यादा देता है। हमारे इधर कमर्शियल मार्केट में बेचारे अपनी भैंसे जाया कर लेते हैं, मार लेते हैं, रोटी से नहीं टलते। क्यों? वो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करती है और मिल्क प्रोडक्शन को इनहेंस कर रही होती है। रोटी की बेसिकली साइंस ये है। उसका नेमुल बदल कोई चीज नहीं बन सकती, जो बनेगी वो महंगी बहुत होती है। तो इसलिए रोटी डॉक्टर बेचारे साहब, वो फंगस वाली भी खिला खिलू के अपने जानवर मार लेते हैं, लेकिन वो बेचारे बाहर वो मजबूर हैं। जी डॉक्टर साहब, एक बस आखिरी क्वेश्चन है क्योंकि आज का सेशन काफी हो गया है। डॉक्टर साहब, ये जो नॉर्मली कंपनियों वाले आते हैं बनने के फार्मर के पास ना, जो एडिशनल चीजें दे रहे होते हैं, जिस तरह बाईपास फैट हो गया या बाईपास प्रोटीन हो गया या यीस्ट हो गया या इसी तरह मिनरल्स हो गए, तो इनमें बंदे को क्या चीज देनी चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए उसको? देखिए, बाईपास प्रोटीन तो जो है वो तो आपको मील्स में मिल जाएगी। बाईपास फैट देनी चाहिए, अगेन वही एनर्जी का सोर्स है। बाईपास फैट एनर्जी का सोर्स है। मोलेसिस जहाँ पे जिनमें शीरा इस्तेमाल होता है वनडों में, वहाँ पे बाईपास फैट को एडिशन करेंगे, डबल इम्पैक्ट आएगा। हाई प्रोटीन और मैंने अगेन आपको बताया हाई एनर्जी डाइट का कम्बिनेशन बन के जो पीक परफॉर्मर है वो जानवर दूध बहुत ज्यादा अच्छा देंगे। आपके पास जितना पीक का ग्राफ ऊपर आ जाएगा, उतनी लैक्टेशन में आपकी जो है वो प्रोडक्शन जो है वो ऊपर आ जाएगी। तो इसमें यीस्ट जो है वो आप दे सकते हैं, अगर आपको लाइव यीस्ट बहुत अच्छा अवेलेबल है। अगर यीस्ट आपको अच्छा अवेलेबल हो गया, बहुत अच्छा। दही का पानी बहुत अच्छा है। दही इटसेल्फ वही वही चीज़ है, वही प्रोडक्ट है। बैक्टीरिया है जिन्होंने रूमन में जाके तो रूमन में इसको सपोर्ट देनी है फीड डाइजेस्टिबिलिटी के अंदर। दही लोग, जट के लोग बड़ा इस्तेमाल करवाते थे, बेसिकली वो बैक्टीरिया ही दे रहे होते थे। अब यीस्ट जो है ये 10 ग्राम की डोज बनती है, बाद 15 ग्राम की दे रहे हैं, कुछ इससे कम दे रहे हैं। कितने मिलियन है, कितने ये उस लाइफ सेल्स हैं, वो सारा कुछ वो टेक्निकल इश्यूज है। यीस्ट यूज करना चाहिए, बाईपास फैट यूज करनी चाहिए, टॉक्सिन बाइंडर भी यूज करने चाहिए, ये रिकमेंडेड डोज में। लेकिन टॉक्सिन बाइंडर हमेशा मैं एडवाइस करूंगा क्ले बेस्ड इस्तेमाल कीजिए। दुनिया में सबसे अच्छा टॉक्सिन बाइंडर क्ले बेस्ड ही हो सकता है, बाकी सब बातें होती हैं। यीस्ट अगर आपने खिलाना है तो वो सेपरेट कीजिए। और मिनरल्स को अगर आप टॉक्सिन बाइंडर का यूज करेंगे तो मिनरल्स को आपने किस तरह देना है, क्योंकि वो मिनरल्स को भी बाइंड कर देता है, वो आपकी अलग स्ट्रेटेजी होगी। बाईपास फैट इजी काम है, वो इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। बाईपास फैट यूज करना चाहिए फूड के अंदर। ये रोटियों की निस्बत महंगा तो पड़ेगा, लेकिन सेफ काम है। इसकी डाइजेस्टिबिलिटी का जो सिस्टम है वो बहुत ज़बरदस्त है। जानवर के अंदर प्रोडक्शन के अंदर बहुत एज और एनहांस आपको मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो है, इनको मैं तो जी हाईली रिकमेंड करूंगा। ये 3-4 चीज़ें मिनरल को करना चाहिए, लेकिन जिन दिनों में आप मिनरल का रिजीम चलाएं उन दिनों में आप टॉक्सिन बाइंडर को अवॉइड करें। 15 डेज वो चल रहा है, 15 डेज उसको चला के देख लें, इस किस्म का। मिनरल के बगैर काम नहीं चल सकता, टॉक्सिन बाइंडर के बगैर तो आज तक लोग चलते ही आए हैं। कभी कहीं मसला आता है तो ट्रीटमेंट हो जाता है, मिनरल के बगैर कोई सोल्यूशन नहीं। ठीक हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह मैं काफ़ी चीज़ें कवर कर हमने कोशिश की है कवर हो जाए, और इंशाल्लाह अगले सेशन में फिर हम इसमें मज़ीद डिटेल में भी जाएंगे। इंडिविजुअल यानी कि प्रेगनेंसी क्या फीडिंग जो हो गई,
और पीक से पहले 3 महीनों का रेफरेंस था। काफ़ी छोटे-छोटे टॉपिक को पूरे सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह अगले सेशन में बात करेंगे। और किसी भाई को इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस हैं या कोई भी इसके किसी टॉपिक के ऊपर किसी का कोई तजवीज़ है, तो वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि हम उसी हिसाब से फिर टॉपिक को अरेंज भी कर लिया करें। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि किसी मेंबर को भी साथ लें इस सेशन के अंदर आइंदा, तो ताकि वो उसकी भी लाइव क्वेश्चनिंग आ रही हो, ताकि वो भी अच्छा रहेगा। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया जी। और जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।